जी, उम्मीद है आप लोग सब ठीक से होंगे। ठीक है, आज हम जो फिजियोलॉजी का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो कुछ बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप जब कोई भी मसल जो स्ट्रेच होता है तो बहुत सारे फीचर उसके आ जाते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं कि उसमें क्या हो जाता है, एक तो हमारी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एक्साइटेशन हो जाती है नर्व की। ठीक है, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस की वजह से पूरे मसल तक वो स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब सबसे पहले आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। अब आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन वो होती है कि जब हमारा जो मसल है ना वो शॉर्टेन ना हो जाए, मतलब कि वो अपनी साइज़ को डिक्रीज़ ना कर ले। ठीक है, और हमारी जो आइसोटोनिक कंट्रैक्शन है ना उसमें यूँ होता है कि आइसोटोनिक में हमारी जो लेंथ जो होती है ना वो उसकी चेंज हो जाती है, मतलब कि आइसोमेट्रिक में उसका शॉर्टेन नहीं होता, इसमें शॉर्टेन होगा, लेकिन इसकी जो टोन होती है मसल टोन वो हमेशा वो सेम रहती है। ठीक है, मसल टोन क्या होता है, मतलब कि जब भी कोई मसल रेस्ट पे होता है ना तो उसके अंदर एक मतलब कि फिर्मनेस होती है, एक किस्म की फिर्मनेस होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक कहते हैं। ठीक है, मतलब उसे हम आइसो मसल टोन कहते हैं। ठीक है, अब इधर कह मसल कंट्रैक्शन आइसोमेट्रिक जब होगी जब कोई भी शॉर्टेन नहीं होगा। ठीक है, और आइसोटोनिक में यूँ होगा कि शॉर्टेन होगा पर उसकी जो टेंशन होगी ना वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जो कि मतलब कि उसके अंदर जो फोर्स होती है ना, टेंशन भी तो एक किस्म की फोर्स है ना, जो कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो हमारी सेम रहती है, मतलब कि वो चेंज नहीं होती। ठीक है, ये इस कैरेक्टरिस्टिक को इसने बताया हुआ है। अब इधर है कि आइसोमेट्रिक ट्विचेस जब होती हैं, मतलब कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिफरेंट मसल पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक वो कैसे रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना उसके जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी डिफरेंट साइजेज हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेपेडस मसल जो है एयर का होता है। ठीक है, मिडिल एयर में ये एक सिमाल है। ठीक है, इसकी जो होती है फ्यू मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है और इसकी 1 मिलीमीटर या उससे भी कम इसका डायमीटर होता है। ठीक है, अब जो हमारे क्वाड्रिसेप मसल हैं वो तो 500,000 टाइम इससे बड़े हैं, मतलब कि 500,000 टाइम स्टेपिडियस से बड़े हैं। ठीक है, अब उसके जो फाइबर्स होते हैं ना वो 10 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं और 80 माइक्रोमीटर उनकी लेंथ होती है। ठीक है, अब इसकी जो एनर्जेटिक्स होगी मसल कंट्रैक्शन की वो वेरी करेगी, क्योंकि अगर जो मसल शिमाल है तो उसके हिसाब से उसकी जो मसल कंट्रैक्शन होगी ना उसकी उस हिसाब से अलग होगी। ठीक है, उसकी एनर्जेटिक्स अलग होगी, और अगर कोई लॉन्ग मसल है उसकी लेंथ और डायमीटर ज़्यादा है तो उसकी एनर्जेटिक्स अलग होगी। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताया हुआ कि उसकी कैसे, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब इधर है कि एक होते हैं सिलो फाइबर्स, मतलब कि जो सिलो फाइबर्स होते हैं, और एक होते हैं जिसे हम रेड मसल कहते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस आता है कि सिलो फाइबर्स और फास्ट फाइबर्स में क्या डिफरेंस है, आप उसको एक्सप्लेन करें, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ठीक है, अब जो सिलो फाइबर्स होंगे वो तो एक तो सिमालर होंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारी जो इसको जो इनर्वेशन देती है ना वो सिमालर नर्व फाइबर देंगे। ठीक है, लेकिन जो सिलो फाइबर्स होते हैं उसमें मतलब कि एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होती है ना वो प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू फास्ट फाइबर्स। ठीक है, अब जो सोलो फाइबर्स होते हैं उसमें हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है ना वो ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, उसमें मतलब कि इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है ताकि वो हाई लेवल ऑफ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड कर सके, उसको सपोर्ट कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो सिलो फाइबर्स होते हैं उसमें हमारा जो मियोग्लोबिन होता है ना उसका लार्जर अमाउंट होता है, जो कि एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन से कंपेयर करता है उसमें सिमिलर है। ठीक है, तो ये इनका ये मतलब, और इसे इसके अलावा सिलो फाइबर्स को रेड मसल कहते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। अब हमारे जो फास्ट फाइबर्स हैं ना इसको हम एक तो टाइप 2 भी कहते हैं, उसको टाइप 1 कहते हैं, उसको वाइट मसल कहते हैं। अब जो फास्ट फाइबर्स हैं इसकी एक तो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है कंट्रैक्शन को वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमारा जो इसके पास एक्सटेंसिव सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि हमारा जो मसल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस फाइबर्स का एक्सटेंसिव होता है जो कि क्या करता है कि वो रेप्ट रिलीज़ करता है कैल्शियम आयन को ताकि कंट्रैक्शन को इनिशिएट किया जाए। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारे जो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स हैं ना वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं ताकि हम क्या करते हैं रैपिड जो है ना एनर्जी को रिलीज़ कर सकें, किसके लिए, ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस के लिए।
इसके अलावा जो हमारे जो फास्ट फाइबर्स हैं उसमें हमारा जो ब्लड सप्लाई का लेस एक्सटेंसिव है, मतलब कि एज कम्पेयर टू स्लो फाइबर्स, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग मेटाबॉलिज्म होती है ना वो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट्स है। अब इसके अलावा जो फास्ट फाइबर है उसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू स्लो फाइबर्स, ठीक है यही। और इसके अलावा इसमें हमारा जो अगर रेड मायोग्लोबिन के डेफिसिट हो जाए मसल फाइबर में तो उसे हम कहते हैं वाइट मसल, तो इसमें हमारा रेड मायोग्लोबिन कम होता है एज कम्पेयर टू स्लो फाइबर्स या रेड मसल। अब इधर है कि स्केटिव मसल का कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले मोटर यूनिट। अब मोटर यूनिट क्या है कि जब सारे मसल फाइबर एक ही सिंगल नर्व को इनर्वेशन देते हैं तो उसे हम मोटर यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हमारा ईच जो मोटर न्यूरॉन है ना वो स्पाइनल कार्ड को लीव करके मसल का जो मल्टीपल मसल फाइबर के साथ इनर्वेशन करते हैं। कहते हैं कि जब सारे मसल फाइबर्स एक ही नर्व को इनर्वेशन दें तो उसे हम कहते हैं मोटर यूनिट। जनरली जो हमारे जो स्मॉल मसल्स होते हैं ना वो रिएक्ट रैपिडली करते हैं, ठीक है, और उसकी जो कंट्रैक्टर होते हैं वो उसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और हमारे जो लार्ज जो मसल होते हैं ना उसको इतना फाइन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमारे जो सोलियस मसल है ना उसको 700 मसल फाइबर उसके में होते हैं, ठीक है, जो कि एक मोटर यूनिट बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि जितने मसल फाइबर्स ज़्यादा होंगे तो उसे इतना फाइन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होगी, जिसके कम होंगे तो उसे फाइन कंट्रोल की ज़रूरत ज़्यादा होगी। अब इधर है मसल कंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट फोर्स और समेशन। अब सबसे पहले है कि समेशन है क्या। समेशन वो होती है कि जब हम कुछ मतलब कि जो इंडिविजुअल जो है ना उसको हम एडिंग करें टुगेदर इंडिविजुअल टू इट्स कंट्रैक्शन की, ताकि हम क्या कर सकें कि जो ओवरऑल जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है उसको इंक्रीज़ कर सकें। मतलब जब हम ओवरऑल इंटेंसिटी जो होती है ना मसल की उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमारे जो इंडिविजुअल जो होते हैं मसल फाइबर्स या ट्विट कंट्रैक्शन जो होती है उसको हम ऐड करेंगे तो उसे हम समेशन कहते हैं। अब ये जो समेशन तो एक हो गई कि हमने मसल कंट्रैक्शन की इंटेंसिटी को तो बढ़ा दिया। अब उसके मतलब के दो वेज होते हैं। सबसे पहले जो होता है उसको क्या करेंगे कि हम जो हमारे उसके जो मोटर यूनिट्स होंगे उसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। एक उसे उस तरीके से कर सकते हैं जिसको हम मल्टी फाइबर समेशन कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा जो इसका पार्ट या टाइप है उसमें हमने क्या करनी है कि जो कंट्रैक्शन है ना उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी समेशन कहते हैं, जो कि आगे जाके टेटानाइजेशन को लीड करके जाती है, मतलब कि वो टेटानाइजेशन फिर काज कर देगी। अब मसल फाइबर समेशन में तो बता दिया कि जो उसके मोटर यूनिट्स के नंबर को इंक्रीज़ करते हैं। इसमें बस जनरल बात करती है कि जब सीएनए से हमारा उसने वीक सिग्नल अब दिया तो कॉन्ट्रैक्ट मसल करने के लिए, तो उसके लिए जो सिम्बाला जो मोटर यूनिट्स होंगे वो स्टिमुलेट होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो स्ट्रेंथ होती है ना वो सिग्नल की इंक्रीज़ होती है जब उसके मोटर यूनिट्स ज़्यादा होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मोटर यूनिट्स की एक्साइटेशन होगी तो उसकी जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा इसको हम साइज़ प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि ये हमारे जो मसल फोर्स होती है ना उसके ग्रेडेशन को अलो करता है। क्यों अलो करता है? तब अलो करता है जब वीक कंट्रैक्शन ऑफ द मसल होती है, मतलब कि जब हमारी वीक कंट्रैक्शन होगी तो ये क्या करेगा कि मसल फोर्स जो होती है ना उसकी ग्रेडेशन को अलो करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा इसके लिए हम इसको मल्टीपल फाइबर समेशन को हम क्या कहते हैं, साइज़ प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब जो फ्रीक्वेंसी समेशन है इसमें हमने क्या करना होता है कि एक तो हम इसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारी जो इंडिविजुअल जो ट्विच कंट्रैक्शन होती है ना वो अक्कर वन आफ्टर अनदर होती है, ठीक है, एट लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रही है तो फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जहाँ से एक न्यू कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है, बिफोर किसके पहले से, मतलब कि जो प्रोसीडिंग वन होता है उसके पहले एक और स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो उसकी जो सेकंड कंट्रैक्शन होगी ना वो पार्शली जो फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगी, तो हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ होगी ना जो कंट्रैक्शन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसके अलावा हमारी कैसे इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि हमने उनकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दिया। जब एक स्टेज आएगा कि जब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो एक क्रिटिकल लेवल पर पहुंच जाएगी, तो हमारी जो सक्सेसिव जो कंट्रैक्शन होगी ना वो रैपिड हो जाएगी, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेगी। तो जब हमारा होल मसल है ना वो क्या हो जाएगा, वो एक तो कम्प्लीटली जो होगा ना स्मूथ और कंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब कि एक ऐसे लेवल पे जब हमारा मसल जो होती कंट्रैक्शन की वजह से जो मसल है वो स्मूथ और कंटिन्यूस हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे,
टेटानाइजेशन कहते हैं। मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी समेशन ही किसको लीड करके जाती है, टेटानाइजेशन। अब स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रैक्शन, मतलब कि जो मैक्सिमम जो टेटेनिक कंट्रैक्शन होती है ना मसल की, वो नॉर्मल मसल लेंथ में एवरेज होती है 3 से लेके 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो कोल्ड मसल होते हैं उसकी जो होती है 16 स्क्वायर इंचज़ तक होती है, इंचज़ ऑफ मसल वैल्यू होती है। एज मच एज 80 पाउंड ऑफ टेंशन अप्लाइड टू द पटेला, मतलब कि जो पटेला होता है हमारा उसके टेंडन पे से 100 पाउंड तक उसकी जो होती है ना उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक बड़ा सा मसल है। और अब हम पढ़ेंगे स्टेयरकेस इफेक्ट या ट्रैप इफेक्ट, मतलब चेंजेस इन दी मसल इंटरेस्ट ऑन द ऑनसेट ऑफ दी कंट्रैक्शन, मतलब कि जब कंट्रैक्शन हो तो हमारी जो मसल इंस्ट्रेंथ है उसमें चेंजिंग आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि स्टेयरकेस इफेक्ट। कहता है कि जब हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि पहले वो लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट पे था, तो जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है ना कंट्रैक्शन की वो लिटल होगी, ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ होगी वो 10 से 5 टू लेटर प्रोड्यूस होगी। तो स्ट्रेंथ होती है जो स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन जब एक प्लेटू तक इंक्रीज़ हो जाए, मतलब कि एक पीक तक इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इस इफेक्ट को हम स्टेयरकेस इफेक्ट या ट्रैप इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि पहले ओवरऑल लॉन्ग पीरियड तक हमारा जो मसल था ना वो रेस्ट पे था, ठीक है, तो फिर हमने क्या किया कि मसल के स्टिमुलस आया तो उसकी एक्साइटेशन हो गई तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया। जब उसकी स्ट्रेंथ होगी ना कंट्रैक्शन की वो एक पीक तक पहुंच जाए तो फिर हम उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, स्टेयरकेस इफेक्ट या ट्रैप इफेक्ट। मसल टोन तो आपको मैंने बता दिया पहले कि जब मसल रेस्ट पे होते हैं तो एक किस्म की जो टार्टनेस होती है रहती है तो उसे हम मसल टोन कहते हैं, ठीक है, वही जो पीछे बताया वही सेम बात है सब। अब मसल फटीग क्या है कि मसल फटीग जब हम प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन करें किसी भी मसल की, तो अब जब प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन हो रही है, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन हो रही है मसल की, तो फिर क्या होगा कि एक मसल फटीग की तरफ वो लीड कर जाएगी। जैसे कि हम रिलेट होते हैं वो उनकी मतलब कि वर्कआउट जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। जब वो उनके वर्कआउट ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो उनकी जो मसल की जो कंट्रैक्शन होती है ना वो रैपिड होती है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से उनकी जो मतलब कि मसल फटीग होती है ना वो जल्दी हो जाती है। मतलब कि जब हम स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन कर जाएँ तो फिर क्या होता है कि हमारी जो मसल में एक फटीग प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, जिसके बाद हम कोई भी वर्कआउट नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो हमें पेन फील हो जाता है। अब इधर है मसल हाइपरट्रॉफी और मसल एट्रोफी। अब जब मसल का जो टोटल मास है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसे हम मसल हाइपरट्रॉफी कहते हैं, और हमारा जो टोटल मास है वो मसल का वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसे हम मसल एट्रोफी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जो हमारी जो हाइपरट्रॉफी है वो कैसे रिजल्ट होती है, मतलब कि मसल मास इंक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं ना वो उनकी जो होती है ना कि नंबरिंग इंक्रीज़ हो जाती है। जब इनकी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की नंबरिंग इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर हमारे क्या हो जाएगा, तो फिर हमारी मसल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और टोटल मास जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जब हमारी जो हाइपरट्रॉफी अकर होगी तो फिर हमारा जो मसल होगा ना वो लोडेड ज़्यादा होगा, तो कंट्रैक्शन प्रोसेस में उसकी लोडिंग ज़्यादा होगी क्योंकि मसल मास इंक्रीज़ हो गया। अब ये हाइपरप्लेक्सिया ऑफ मसल फाइबर, मतलब कि कुछ रेयर कंडीशन होगी जिसमें हमारी क्या होगी कि एक्सट्रीम जो होगी ना मसल फोर्स की ड्रेनेशन हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि जो हमारे एक्चुअल नंबर जो होता है ना मसल फाइबर के उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, मतलब कि उससे इंक्रीज़ हो जाएंगे तो एक तो हाइपरट्रॉफी वाला प्रोसेस हो जाएगा। जब ये इंक्रीज़ नंबर हो जाएगा फाइबर्स में, मतलब कि जब फाइबर जो होंगे उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे फाइबर हाइपरप्लेक्सिया, ठीक है, ये मसल फाइबर में होगा। अब मसल डिनिवेशन का रैपिड एट्रोफी, मतलब कि हमारा मसल है, ठीक है, अब उसने अपना नर्व सप्लाई को लूज़ कर दिया, मतलब कि उसको कोई भी नर्व सप्लाई नहीं आ रही, तो फिर वो क्या होगा कि फिर वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल सिग्नल अचीव नहीं कर सकेगा, ठीक है। जब उसका जो कॉन्ट्रैक्टाइल सिग्नल अचीव नहीं कर सकेगा तो फिर हमारे क्या होगा कि जो हमारा मसल मास होगा ना वो टोटल मास से डिक्रीज़ हो जाएगा, जिससे हम क्या कहते हैं, एट्रोफी कहते हैं। अब इधर है कि रिकवरी ऑफ द मसल कंट्रैक्शन इन पोलियोमाइलिटिस, मतलब कि पोलियोमाइलिटिस में मसल की कंट्रैक्शन को कैसे रिकवर कर दिया जाए, ठीक है। अब इधर ये सीन है कि हमारा जो कुछ जो होते हैं ना कि आल नर्व फाइबर्स कभी कभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब आल नर्व फाइबर्स डिस्ट्रॉय हो जाएं तो फिर क्या होता है कि हमारी जो एक तो हमारा पोलियोमाइलिटिस इंक्रीज अक्कर हो जाता है। अब जब पोलियोमाइलिटिस हो जाता है फिर इससे क्या होगा कि जो हमारी रिमेनिंग
नर्व फाइबर्स होंगे ना वो ब्रांच ऑफ हो जाएंगे तो एक न्यू एक्सॉन बनाएंगे, जो कि क्या इनर्वेशन देगी, को जो पैरालाइज जो होगा मसल फाइबर उसको इनर्वेशन देंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, लार्ज मोटर यूनिट्स चाहिए, ठीक है। तो इसको हम मैक्रो माइक्रो मोटर यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। मतलब कि एक मसल फाइबर अब नर्व फाइबर हो उसकी डैमेज हो गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा कि जो रिमेनिंग जो नर्व फाइबर्स होंगे ना वो क्या करेंगे, एक न्यू एक्सॉन बना के जो पैरालाइज मसल फाइबर्स होंगे ना उसके साथ उनको ब्रांच देंगे, उनके साथ इनर्वेशन करके फिर हम क्या करेंगे, मसल कंट्रैक्शन को हम क्या करेंगे, रिकवर कर सकते हैं। अब रिगर मोटिक्स अब कहता है कि जब किसी भी डेथ हो गया तो कुछ घंटों बाद डेथ के बाद क्या होगा कि जो हमारे जो जो सारे मसल्स हैं ना वो एक स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्चर में जाते हैं, जिसे हम रिगर मोटिस कहते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, इसमें हमारे जो मसल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से रिजिड हो जाते हैं विदाउट एक्शन, मतलब कि कोई भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं भी होता, लेकिन फिर भी जो मसल होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट होकर रिजिड बन जाते हैं। अब ये रिजिडिटी क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो एटीपी होती है ना उसकी लॉस हो जाती है, ठीक है, जो कि किस लिए क्या काज करते हैं, जो कि हमारे जो क्रॉस ब्रिज होते हैं ना एक्टिन फिलामेंट्स पे उसकी ये सेपरेशन कर जाती है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन प्रोसेस के दौरान, ठीक है। और मसल इनमें क्या होगा कि इसमें रिगर में रहेगा, मतलब कि वो टाट हो जाएगा अंटल तब तक हो रहेगा जब तक जो मसल प्रोटीन है ना वो डिटोरिएट नहीं हो जाते 15 से 25 लीटर तक, ठीक है। ये एक प्रोसेस है कि डेथ हो गई तो 10 घंटे के बाद मसल जो है वो सारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में चले जाए तो उसे मसल रिगर मोटिस कहते हैं। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारे जो लॉस ऑफ एटीपी हो जाती है, ठीक है, जो कि क्या कर देता है, जो हमारे एटीपी फिलामेंट्स होती हैं उसकी सेपरेशन कर जाती है, जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है कि जो हमारी बॉडी हो जाती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसेस में हो जाती है। अब है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या है, ये एक तो सिविल इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एक प्रोग्रेसिव वीकनेस और मसल फाइबर में डीजनरेशन हो जाती है, ठीक है। जिसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, फीट टिश्यू या कोलेजन के ज़रिए उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक कॉमन फॉर्म है डीएमडी, जिसको हम डेक्टनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। अब ये जो डिज़ीज़ है ना ये मेनली हमारे जो मेल होते हैं उसे उन्हें मतलब कि अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रैक्ट है। और ये एक कैसे काज होता है, क्योंकि इसमें हमारी क्या होती है, जीन की म्यूटेशन हो जाती है जो कि एक इनकोडिंग करते हैं एक प्रोटीन को जिसको हम डिस्ट्रोफिन करते हैं। और ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या होगी, जो एक्टिन प्रोटीन होगी उसके साथ लिंक कर जाती है इनसाइड इन जो मसल सेल मेम्ब्रेन है ना उधर ये मतलब कि एक्टिन के साथ लिंक कर जाएगी। अब ये डिस्ट्रोफिन क्या करेगा, ये एक इंटरफेस बनाएगी किस किस के दरमियान, जो हमारे इंट्रासेल्युलर कॉन्टैक्ट एपरेटस और एक्स्ट्रा सेल्युलर कॉन्टैक्ट मैट्रिक्स के दरमियान एक क्या बना देगी, एक इंटरफेस बना देती है। अब इस ये जब हो गया कि म्यूटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन हो गई, मसल होगी, जिसकी वजह से क्या काज क्या जा होती है, इसकी वजह से हमारी जो क्या हो जाएगी, एक तो हमारी एक्टिवेशन ऑफ मसल मैथल डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी, और हमारी जो मसल पैथोलॉजिकल प्रोसेस है ना उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी, जो कि क्या करेंगे, जो हमारी जो इंट्रासेल्युलर जो कैल्शियम हैंडलिंग है ना, जो कि हमारे इंट्रासेल्युलर में जो कैल्शियम का रेशो है उसको अल्टर कर देगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और इसमें क्या होता है कि मसल वीक हो जाते हैं, ठीक है। क्यों क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होती है वो एक तो ये एक्स लिंक्ड होती है, ये डिस्ट्रोफिन जो होती है एक्टिन के साथ कंबाइन हो जाएगी, ठीक है, और इंटरफेस बना देगी इंट्रासेलुलर जो एपरेटस है और हमारे जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के दरमियान, ठीक है। और इसके अलावा इसकी वजह से एक तो डिस्टेबलाइजेशन होगी कि स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, और इसके अलावा जो पैथोफिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होंगे ना उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो कैल्शियम हैंडलिंग है जो इंट्रासेलुलर में उसकी अल्टरनेशन हो जाएगी। इसी के साथ ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें। बाय।